सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे विस्टास बुक का एक बहुत ही लंबा सा चैप्टर, जिसकी ऑथर है पर्ल एस बक एंड चैप्टर का नाम है द एनिमी। तो आज की जो हमारी कहानी है ना, वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की है, जब अमेरिका एंड जापान एक दूसरे के बहुत ही बड़े एनिमी थे एंड दोनों के बीच वॉर चल रहा था। इस वॉर के दौरान एक जापानीज डॉक्टर को एक अमेरिकन सोल्जर मिला था, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी एंड वो मरने वाला था। तो क्या वो जापानीज डॉक्टर अपनी नेशन को चूज करते हुए उस सोल्जर को जापानीज पुलिस को सौंप देंगे, या वो ह्यूमैनिटी एंड अपने प्रोफेशन को चूज करते हुए वो उस सोल्जर की जान बचाएंगे? यही हम लोग देखेंगे आज की हमारी स्टोरी में। तो लिटरली आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी इंटेंस माहौल होगा। तुम लोगों को एक टाइम पे सस्पेंस भी मिलेगा कि आखिर स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो में तुम्हारे एजुकेशनल भैया कुछ काम के चलते अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। आई होप तुम लोगों को चैप्टर काफी पसंद आएगा, मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। मेरा चैनल का नाम है अनएंडिंग एजुकेशन एंड बेसिकली मैं तुम्हारे आयुष भैया हूँ। तो अब चलो मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। इस चैप्टर में बेसिकली 5 मेन कैरेक्टर्स होने वाले। एक मैं जो नरेटर हूँ, वो तुम्हें पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से नरेट करेगा एंड एक्सप्लेन करेगा। हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर सदाव होकी। मैं एक सर्जन के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हाना एंड मैं डॉक्टर सदाव की वाइफ हूँ। हाय, मैं हूँ टॉम एंड मैं एक अमेरिकन सोल्जर हूँ। हाय, मैं हूँ एक जापानीज जनरल एंड मेरा तबीयत जो है वो कभी कभी खराब रहता है। चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले तुम लोगों के लिए स्पेशली एक बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स लेके आया हूँ मैं। हम लोगों ने खुद का कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है गेम चेंजर्स एंड ये कोर्स तुम्हारे लिए एजुकेशनल भैया ऐप में अवेलेबल है। ये जो कोर्स है, ये क्लास 12th की गैंग ये तुम्हारे लिए है एंड इस कोर्स में तुम लोगों को लिटरली बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। इस कोर्स का टारगेट तुम लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाना है एंड इस कोर्स में तुम लोगों को व्हाट्सएप इंटरेक्शन मिलेगा हम लोगों के साथ एंड इसके साथ साथ तुम लोगों को PYQs, लेक्चर ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर एंड इसके साथ ऐसी चीजें मिलेगी ना, जो तुम लोगों को पूरे यूट्यूब में कहीं अवेलेबल नहीं होने वाला है। हमारे कोर्स को जाकर जल्दी से एनरोल करो। लिंक डिटेल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाओ जल्दी करो, क्योंकि कोर्स में 100 बच्चे से ज्यादा अगर एनरोल कर लेते हैं देन कोर्स का दाम जल्दी ही बढ़ने वाला है। इसलिए जैसे ही तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, जाके तुरंत एनरोल करो। तुम लोग इस कोर्स में बोर्ड से एक दिन पहले भी एनरोल कर सकते हो। तुम लोगों को सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा देंगे हम लोग। तो अब चलो हम लोग इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मेरा जो घर है वो जापानीज कोस्ट में है, यानी कि बीच के साइड में है एंड मेरा घर एक रॉक के ऊपर है। मेरे घर के आसपास बहुत सारे पाइन्स के ट्रीज है जो हल्के झुके हुए हैं एंड बचपन में मैं उन पाइन्स के ट्री पे चढ़ा करता था, वो भी बेयरफुट, मतलब खाली पैर। अब आगे हमें बताया जाता है कि डॉक्टर सदाव के फादर उन्हें हमेशा बचपन में आइलैंड्स को घुमाने ले जाया करते थे एंड वो उन्हें कहा करते थे कि डॉक्टर सदाव को ये बोला करते थे कि ये आइलैंड्स जापान का फ्यूचर है और ये आइलैंड स्टेपिंग स्टोन्स है जापान के लिए। डॉक्टर सदाव ने अपने फादर की सारी बातों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया था एंड वो उनकी सारी बातों को अपने दिमाग में अच्छे से याद करके रखे हुए थे। डॉक्टर सदाव के जो फादर थे ना, वो काफी स्ट्रिक्ट थे एंड डॉक्टर सदाव से कभी भी मजाक नहीं किया करते थे एंड ना ही उनके साथ कभी खेला करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए, यानी कि डॉक्टर सदाव के लिए बहुत सारे पेन्स को सहे हैं एंड डॉक्टर सदाव को ये पता था कि उनके फादर के लिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इसी के चलते 22 साल की एज में डॉक्टर सदाव के फादर उन्हें अमेरिका भेज देते हैं आगे की स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। मैं 30 साल की एज में वापस जापान आ गया एंड मेरे फादर के मरने से पहले ही मैं एक बहुत ही फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट बन गया था, क्योंकि मैं एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहा था जिससे चोटें, यानी कि वुंड, बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है एंड वो ठीक हो जाती है एंड इसी रीजन के कारण मुझे वॉर में भेजा नहीं गया ताकि मैं सोल्जर्स को ट्रीट करूं एंड मेरे छोड़ के सभी डॉक्टर्स को जापान से वॉर के लिए भेज दिया गया था। केवल मैं ही था जिसे वॉर के लिए भेजा नहीं गया एंड सेकेंड रीजन ये था कि जो ओल्ड जनरल था उसकी तबीयत काफी खराब थी एंड उसकी ऑपरेशन कभी भी करनी पड़ सकती थी एंड इस रीजन के चलते मुझे जापान में ही रखा गया था। अब रात में डॉक्टर सदाव बीच की तरफ देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे फॉग एंड मिस्ट पूरे सी को, उसके बाद ट्रीज को एंड उसके बाद उनके घर को कवर कर रही होती है एंड फिर वो घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे उनका वेट कर रहे थे। अब हाना दरवाजे को खोलती है। हाना ने एक डार्क ब्लू हावरी किमोनो के ऊपर पहना होता है
हाना अब जैसे ही रूम से बाहर निकलती है दरवाजे को खोल के, तो वो डॉक्टर सदाओ के हाथों को पकड़ लेती है एंड फिर आगे उनसे कुछ नहीं बोलती है। लिटरली ये एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन हो गया था जहाँ पे वो हाथ पकड़ ली थी एंड वो कुछ नहीं बोलती है। अब आगे डॉक्टर सदाओ हम लोगों को बताते हैं कि वो कैसे हाना से पहली बार मिलते हैं। मैं हाना से पहली बार अमेरिका में मिलता हूँ एंड पहला मीटअप में मैं ऐसा नहीं करता कि मैं उससे पूरी तरीके से प्यार कर लेता हूँ। मैं उससे तब तक पूरी तरीके से प्यार नहीं करता हूँ जब तक मुझे ये पता नहीं चलता है कि हाना एक प्योर जापानीज है कि नहीं है, क्योंकि मेरे जो फादर है वो कभी भी एक नॉन रेस की लड़की को पसंद नहीं करेंगे मेरे लिए एज अ वाइफ। पता नहीं अगर मेरी लाइफ में हाना नहीं आती तो मेरा इस वक्त क्या होता एंड मेरी लाइफ में कौन अभी रहती। हाना से डॉक्टर सदाओ पहली बार एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में मिलते हैं अमेरिका में। वो जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एंड उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही ज्यादा काइंड थी फॉरेन के लोगों से एंड उनकी काइंडनेस को देख के स्टूडेंट्स वहां जाया करते थे। हालांकि स्टूडेंट्स बहुत बोर हो जाया करते थे वहां, लेकिन फिर भी उनकी काइंडनेस की लेवल को देख के वो बार बार अपने प्रोफेसर के यहाँ चले जाते थे। उस दिन मैं अमेरिकन प्रोफेसर हार्ली के यहाँ नहीं जाने वाला था। मैं उस दिन बाय चांस वहाँ चला जाता हूँ क्योंकि उनका जो रूम था वो काफ़ी छोटा था, वो खाना भी बहुत अच्छा नहीं बनाती थी एंड जो हमारी प्रोफेसर है उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव थी एंड बाय चांस मैं वहाँ गलती से चला जाता हूँ, मेरा मूड स्विंग होता है इसलिए, एंड वहीं पे मुझे हाना मिल जाती है। हाना वहाँ पे एक नई स्टूडेंट थी एंड पहली ही नज़र में वो डिसाइड कर लेते हैं हाना को देख के कि अगर ये जापानीज हुई तो मैं इसी से शादी करूंगा। हाना ने जब डॉक्टर सदाओ के हाथों को पकड़ा था तो वो टाइम वो मोमेंट उन्हें बहुत ही ज्यादा प्लेजर दे रहा था। ऑल्दो उनकी शादी को बहुत ज्यादा टाइम हो गया था एंड उनके 2 बच्चे थे, फिर भी वो मोमेंट उन्हें बहुत ही ज्यादा प्लेजर दे रहा था। डॉक्टर सदाओ एंड हाना ने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद वो जापान वापस आते हैं एंड अपने फादर के परमिशन के बाद डॉक्टर सदाओ हाना से शादी करते हैं अपने खुद के ट्रेडिशन में। अब आगे उनका रोमांटिक सा ऐसा हैप्पी सीन आगे चल ही रहा था कि अचानक वो मिस्ट में यानी कि फॉग में एक ब्लैक शैडो देखते हैं। वो एक आदमी को देखते हैं जो लड़खड़ाते हुए अपने सर पे हाथ रखे हुए आगे की तरफ बहुत ही धीरे धीरे चल रहा होता है एंड फिर अचानक वो गायब हो जाता है उस फॉग में। आखिर वो कौन है वहाँ? ऐसा बोलते हुए वो डॉक्टर सदाओ के हाथों को हटा देती है एंड फिर से वो उस आदमी को देखते हैं। वो आदमी अब रेंगते हुए यानी कि क्राउल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था एंड फिर वो अचानक से मुंह के बल सैंड में गिर जाता है। अब दौड़ते हुए वो जल्दी से उसके पास जाते हैं एंड वो देखते हैं कि जो एरिया पे वो गिरा हुआ था उस एरिया का पूरा सैंड पूरा लाल हो गया था खून से एंड उसे देखते ही डॉक्टर सदाओ ये समझ गए थे कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है एंड उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। उस आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे एंड उसके सर में एक कैप भी था। अब वो लोग देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है एंड फिर वो उसके फेस की तरफ देखते हैं। हाना को उसकी फेस को देखते ही पता चल जाता है कि वो एक व्हाइट मैन है यानी कि वो एक अमेरिकन है। उस आदमी के बहुत ही लंबे हेयर्स थे जो कि येलो कलर के थे एंड वो आदमी जो था वो बहुत ही ज्यादा यंग दिख रहा होता है। वो लोग उस आदमी की तरफ देखते ही पता कर लेते हैं कि इस आदमी के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है। मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथ तुरंत ही चोट को ढूंढने लगती है एंड मैं देखता हूँ कि उसके लोअर बैक पे एक गोली लगी हुई है एंड वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मैं तुरंत ही सीज में जाके मॉस को निकालता हूँ एंड उसके अफेक्टेड एरिया जहाँ पे उसे चोट लगी थी उसे कवर अप कर देता हूँ मॉस से एंड उसके बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। अब मैं और हाना सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या एंड वो डिसाइड फिर करते हैं कि चलो इसे पानी में दोबारा फेंक दिया जाए, क्योंकि अगर हम इसकी हेल्प करते हैं तो हमें पुलिस भी पकड़ सकती है। अब वो लोग उस कैप को देखते हैं जो उस व्हाइट मैन ने यानी कि उस आदमी ने पहना हुआ था। उस कैप में यूएस नेवी लिखा हुआ था जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक वॉर का प्रिजनर है। ये जरूर जेल से भाग गया होगा एंड भागते वक्त इसे गोली लग गई है। वो दोनों अब एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं कि एग्जैक्टली इस टाइम पे उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। ये काफी स्ट्रेंज सिचुएशन है। अगर इस सोल्जर को चोट नहीं लगा होता तो हम अभी पुलिस को बुलाकर तुरंत ही इसे हैंड ओवर करते, लेकिन इसे चोट लगा है इसलिए हम सोच में पड़े हुए हैं। आप इसे सी में नहीं फेंक सकते हैं, हम लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन है, हमें इसे अपने घर ले जाना होगा। हमारे लिए हर एक अमेरिकन दुश्मन है एंड ये भी हमारा एक दुश्मन ही है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा लिटरली चोट लगी हुई है एंड मैं एक डॉक्टर हूँ। ये ऑब्वियस सी बात है कि हाना एक लड़की थी एंड लड़कियों का दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तुम लोग समझ रहे हो ना।
आगे वो दोनों घर के सर्वेंट्स के बारे में सोचते हैं कि उन लोगों को क्या बोलना है उस व्हाइट मैन के बारे में। अब वो लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड उसके बाद वो लोग तुरंत ही उस व्हाइट मैन को अपने घर में ले जाते हैं एंड उसे डॉक्टर सदाव के फादर के रूम में जाकर लिटा देते हैं, जो कि उनके मरने के बाद से खाली पड़ा हुआ था। डॉक्टर सदाव एंड हाना उस प्रिजनर के बारे में अपने सर्वेंट्स को जाकर सारी बातें A to Z बता देते हैं एंड जो सर्वेंट्स थे वो उसके बारे में जानकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड बोलते हैं कि ये तो हमारा एनिमी है। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमेरिका उस टाइम जापान का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। और वो लोग आगे कहते हैं कि यानी कि सर्वेंट्स आगे बोलते हैं कि हमारे मास्टर यानी कि डॉक्टर सदाव को उसका इलाज नहीं करना चाहिए एंड उसे पुलिस के हवाले सौंप देना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर सदाव हाना को बोलते हैं कि हमें उस प्रिजनर को साफ करना होगा क्योंकि वो प्रिजनर बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। हाना अपनी एक मेड यानी कि सर्वेंट को बोलती है जिसका नाम यूमी था, उसे बोलती है कि जाओ किचन से गर्म पानी और एक कपड़ा ले आओ। फिर हाना और यूमी उस प्रिजनर के रूम में जाते हैं उस टॉवल एंड गर्म पानी को लेकर। आगे हाना यूमी को ऑर्डर करती है कि जाओ उस व्हाइट मैन को पूरी तरीके से साफ कर दो उस टॉवल से, लेकिन यूमी मना कर देती है कि वो उस व्हाइट मैन को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी कि उसके लिए वो व्हाइट मैन यानी कि प्रिजनर एनिमी था। एंड फिर वो ऐसा बोलकर वो वहां से भाग जाती है, यानी कि वो क्लियरली डिनाई कर देती है ऑर्डर्स मानने के लिए। ये देखकर हाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है यूबी पे, लेकिन वो अपने एंगर को कंट्रोल करती है एंड फिर वो उसके रूम में जाकर खुद ही उस प्रिजनर को पूरी तरीके से साफ कर देती है। उसके बाद डॉक्टर सदाव अपने ऑपरेशन किट को लेकर उस रूम में आते हैं एंड उसका ऑपरेशन फिर वो शुरू करते हैं। अगर जरूरत पड़ा तो तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देना होगा। या मैंने तो आज तक ये काम कभी नहीं किया। ये बहुत ही इजी काम है, तुम आराम से कर लोगी हाना। डॉक्टर सदाव उस मॉस के कवरिंग को उसके अफेक्टेड एरिया जहां उसे चोट लगा था उस एरिया से हटा देते हैं एंड फिर उसी एरिया से बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है। हाना ने आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा खराब लगता है अंदर से एंड वो दौड़ के बाहर जाती है एंड बहुत ज्यादा उल्टी करने लगती है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। डॉक्टर सदाव को उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी वाइफ को संभालने के लिए बाहर जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी एक गलती के वजह से वो प्रिजनर की डेथ हो सकती थी। इतना सब होने के बावजूद हाना फिर से रूम में आती है एंड फिर वो डॉक्टर सदाव की हेल्प करने लगती है। डॉक्टर सदाव केयरफुली ऑपरेशन करते हैं एंड उसके बाद फाइनली एट द एंड उन्हें बुलेट मिल जाता है जो उस प्रिजनर को लगा हुआ था। वो जो बुलेट था वो किडनी के बहुत ज्यादा पास तो आ गया था, लेकिन किडनी को उस बुलेट से कोई भी हार्म नहीं हुआ था एंड एट द एंड जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल था। वो जो व्हाइट मैन था उसके ऑपरेशन के बाद वो बहुत ज्यादा वीक था एंड उसे रिकवर होने में कुछ टाइम लगना था। हाना उस रूम में जाकर खुद ही उस प्रिजनर को सर्व किया करती थी खाना, क्योंकि सारे जो सर्वेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया था उस व्हाइट मैन के पास जाने से। हाना फिर उस प्रिजनर से इंग्लिश में बात करती है, क्योंकि ऑब्वियसली हाना जो है वो कई सालों तक अमेरिका में थी। हाना जैसे ही उससे इंग्लिश में बात करती है तो वो जो प्रिजनर था, वो जो व्हाइट मैन था, वो शॉक्ड हो जाता है। जो व्हाइट मैन था, प्रिजनर था, वो उसके बाद हाना को अपना नाम बताता है। उस प्रिजनर का नाम टॉम था। अब 3 दिन बीत जाता है। डॉक्टर सदाव उसका चेकअप करने के लिए उसके रूम में जाते हैं तो टॉम पूछता है, तो मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो क्या आप मुझे फिर से पुलिस के हवाले कर दोगे? मुझे अभी नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ एग्जैक्टली। अब हाना अपने घर की सारी सर्वेंट्स की बातें सुन लेती है जो वो एक दूसरे से कर रहे थे, और वो सारी बातें जाकर डॉक्टर सदाव को बताती है। वो बताती है कि वो लोग बात कर रहे थे कि अगर वो लोग ऐसे ही उस प्रिजनर की हेल्प करेंगे एंड उसे ट्रीट करेंगे तो वो लोग उस घर का सारा काम छोड़ देगी, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग एनिमी का साथ दे रहे हैं। उनका मानना है कि हम लोग बहुत दिनों तक अमेरिका में रहे, इसलिए हमारे लिए अमेरिकन्स के लिए हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। डॉक्टर सदाव गुस्से में बोलते हैं कि ये लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे कि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड केवल अपना फर्ज को निभा रहा हूँ। मुझे पता है कि टॉम को घर में रखना एक बहुत बड़ा रिस्की काम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम इसके साथ क्या करें। डॉक्टर सदाव उस प्रिजनर के लास्ट स्टिच को भी हटा देते हैं एंड उसे बता देते हैं कि तुम 2 वीक्स में अब पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। एंड उस टाइम पे डॉक्टर सदाव को अंदर से लग रहा था कि वो पुलिस को लेटर लिख दे, लेकिन उनकी इनर सोल उन्हें ये करने नहीं देती है।
ऑपरेशन के 7th वीक पे दो बड़ी चीजें होती है। पहली चीज तो सारी सर्वेंट्स घर को छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि वो अपना जॉब छोड़ देते हैं उस घर का, एंड जिसके कारण हाना एंड डॉक्टर सदाव को घर का पूरा काम करना पड़ता है। सेकेंडली, जनरल का एक मैसेंजर उनके घर पे आता है, जिसे देख के हाना बहुत ज्यादा डर जाती है एंड उसे लगता है कि शायद इस मैसेंजर को उस व्हाइट मैन के बारे में पता चल गया है एंड शायद वो उसे पकड़ने के लिए आया है। लेकिन वो जो मैसेंजर है वो हाना को बताता है कि उसे डॉक्टर सदाव से बात करना है, क्योंकि जनरल का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है एंड उन्हें डॉक्टर सदाव की अभी इस वक्त जरूरत थी। डॉक्टर सदाव अब जल्दी से जनरल के पास जाते हैं एंड फिर उसे ट्रीट कर देते हैं। ट्रीट करके वो उन्हें ठीक कर देते हैं एंड उसके बाद वो सारी बातें A to Z बता देते हैं कि स्टार्टिंग से हुआ क्या, एंड उसके बाद जनरल भी उनपे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है। तुमने अपने हिसाब से कोई भी गलत काम नहीं किया है। अगर कोई मर रहा है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसकी जान बचाओ एंड तुम्हें इस काम को करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, एंड इसलिए तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोगों को पता चलता है कि जो जनरल है वो डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा ट्रस्ट डॉक्टर सदाव को करते हैं। मैं कुछ असेसियंस रात को भेज दूंगा एंड वो उस प्रिजनर को मार देंगे एंड उसे अच्छे से डिस्पोज कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस प्रोसेस में कोई भी खतरा नहीं है। उस रात डॉक्टर सदाव को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। वो ध्यान से सारी आवाजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंड उन्हें बाहर से अलग अलग आवाजें आ रही होती है। जनरल के तो एसेसियंस ने अभी तक टॉम को मार दिया होगा। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही तुरंत ही डॉक्टर सदाव उस प्रिजनर के रूम में जाते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या वो प्रिजनर अभी तक जिंदा है, एंड वो देखते हैं कि वो प्रिजनर अभी भी जिंदा था एंड आराम से सोया हुआ था। नेक्स्ट रात होती है एंड वो रात भी सेम थी। डॉक्टर सदाव को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो ध्यान से सारी साउंड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे एंड उस दिन तेज विंड ब्लो हो रही थी। उस रात भी उन्हें लग रहा था कि शायद एसेसियंस आएंगे एंड वो उस प्रिजनर को कभी भी मार देंगे, एंड फिर वो रात भी गुजर जाती है। सुबह वो देखते हैं कि प्रिजनर अभी भी जिंदा था। थर्ड नाइट का अब टाइम आता है। डॉक्टर सदाव फिर से रात भर जगे होते हैं एंड सेम चीज उनके साथ होती है फिर से पूरी रात में। इस बार रात में हेवी विंड के साथ तेज बारिश हो रही थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से देखते हैं कि जो टॉम है वो अभी भी जिंदा था एंड बेड पे सोया हुआ था। अब टॉम पूरी तरीके से ठीक हो गया था एंड लास्ट में डॉक्टर सदाव ये डिसाइड करते हैं कि वो इतना ज्यादा टेंशन अपने दिमाग में नहीं लेंगे और ना ही वो डिप्रेशन में जाएंगे, एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो टॉम को यानी कि उस व्हाइट मैन को भगा देंगे। एंड फिर वो और टॉम साथ में प्लान बनाते हैं भागने का। मैं रात में तुम्हारे लिए एक बोट रेडी कर दूंगा जिसमें खाने पीने के सामान होंगे, साथ में ही बहुत सारे क्लोथ्स भी होंगे। तुम उस बोट में बैठना एंड पास के आइलैंड में चले जाना। उस आइलैंड में कोई भी नहीं रहता है। तुम उस आइलैंड में जाना एंड जैसे ही कोरियन बोट वहाँ से पार होगी तो तुम उस पर बैठ के भाग जाना। अब लास्ट बार डॉक्टर सदाव टॉम के पल्स रेट को चेक कर लेते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, एंड एकदम पल्स रेट एकदम परफेक्ट था। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर सदाव, वो अपने पैशन को लेके कितने फोकस्ड है। कुछ सीखो ना सीखो, इस चैप्टर से इतना जरूर सीख लेना कि जो भी तुम्हारा पैशन होगा उसकी तरफ हमेशा तुम फोकस रहना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एंड अगर तुम वहाँ सेफली पहुँच जाते हो तो एक बार लाइट को फ्लैश करना, एंड अगर तुम्हें खाना पानी या फिर कुछ भी चीज की जरूरत है तो तुम फ्लैश लाइट को 2 बार फ्लैश करना। ये काम तुम्हें शाम के टाइम ही करना है। कोई और टाइम अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पकड़े भी जा सकते हो, इसलिए संभल के रहना। डॉक्टर सदाव अब टॉम को जापानीज क्लोथ्स दे देते हैं ताकि जो टॉम है वो उन क्लोथ्स को पहन के आराम से निकल पाए एंड उसे कोई पहचान भी ना पाए। अब कुछ टाइम बाद फिर से एक मैसेंजर आता है। डॉक्टर सदाव अब तुरंत ही जनरल के पास जाते हैं एंड फिर जनरल का एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद वो जनरल को सारी बातें बता देते हैं। जनरल को बोलते हैं कि वो जो प्रिजनर था वो चुपके से उनके घर से भाग जाता है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई इसलिए मैं एसेसियंस को तुम्हारे पास नहीं भेज पाया, एंड मेरे दिमाग से वो बात तो बिल्कुल ही निकल गई। पॉइंट ऑफ टाइम में जनरल को ये लग रहा था कि जो प्रिजनर है, जो टॉम है, वो उसके चलते भाग गया क्योंकि उसने टाइम से एसेसियंस को नहीं भेजा, एंड इसी के चलते वो छुप के फिर भाग गया डॉक्टर सदाव के घर से। अब इसके बाद डॉक्टर सदाव के घर के जितने भी सर्वेंट्स थे वो वापस आ जाते हैं, एंड जो यूमी थी वो भी घर आते ही डॉक्टर सदाव के फादर का जो रूम था जहाँ टॉम रह रहा था उसे पूरी तरीके से साफ कर देती है क्योंकि ऑब्वियसली रूम बहुत गंदा हो गया था।
मैं शाम में बहुत देर तक उस आइलैंड की तरफ देखता हूँ कि शायद मुझे फ्लैश लाइट दिख जाए, लेकिन मुझे कोई भी फ्लैश नहीं दिखता है। इसका ये मतलब है कि जो टॉम है वो सक्सेसफुली वहाँ से भाग चुका है। चैप्टर के एंड में डॉक्टर सदाव बालकनी में खड़े होते हैं एंड उसके बाद वो आगे सोचते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने उस प्रिजनर की यानी कि टॉम की हेल्प की बावजूद वो उनका एनिमी था एंड एनिमी कंट्री से बिलोंग करता था। आखिर क्यों उन्होंने टॉम को पुलिस के हवाले नहीं किया, इसके बारे में वो एक डीप थिंकिंग सोच रहे थे एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर तुम लोगों को ये जो वीडियो है ये इतना सा भी पसंद आया होगा ना, तो जाओ मेरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड नाम है अनएंडिंग एजुकेशन। तुम लोग जाके सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो एंड हाँ, याद से इस चैनल को तो जरूर से सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।